रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एसएससीटी की जानिब से आपको बैंकिंग के सब्जेक्ट के हवाले से इस क्लास में खुश आमदीद कहता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, रिवीजन करवाना चाहते हैं हम आपको चैप्टर नंबर 1 के हवाले से। आज हमारी गुफ्तगू रहेगी और चैप्टर 1 है ओरिजिन ऑफ बैंकिंग या एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग का आगाज़ जो है वो कैसे, कब और कहाँ से हुआ। माय डियर स्टूडेंट, एक बात ज़हन में रखिएगा कि बैंकिंग का एक तस्वुर जो है वो हमें बहुत कदीम दौर के अंदर लेके चला जाता है, जिसको हम ऑलरेडी यहाँ पे बयान करने की कोशिश करते हैं। और वो है वो ज़माना जो कि 5000 साल कबल मसीह का दौर है या 3000 साल कबल मसीह का ज़माना है। कदीम तहज़ीबों, मसलन इराक़ की तहज़ीब के अंदर जो है कहा जाता है कि बहुत कदीम जो इराक़ के बाशिंदे थे या यूनान के बाशिंदे थे, उनके यहाँ भी तस्वुर पाया जाता था कि बैंकारी का तस्वुर क्या है, लेन देन कैसे होता है और किस तरह से शराइत तिजारत तय की जाती हैं। इसी तरह से मनी का गिव एंड टेक कैसे होता है। तो ये बहुत पुराने ज़माने की जो है सिविलाइजेशन है। बेबीलोनियन सिविलाइजेशन कहलाती है जो इराक़ के इलाके कहलाते हैं। इसी तरह ग्रीक सिविलाइजेशन है, यूनानी तहज़ीब, इजिप्शियंस आ जाते हैं जो मिस्री की तहज़ीब है। तो हम उसके हवाले से भी आपको बता दें कि उस ज़माने से ये बैंकारी का तस्वुर जो था वो किसी न किसी हद तक किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहा। बट लेटर ऑन जो है अगर हम बात करें तो बैंकारी का आगाज़ यूरोप से होता है और बिलखसूस यूरोप में वो इलाके जिनको हम इटली, फ्रांस, जर्मनी के नाम से जानते हैं या इंग्लैंड के नाम से, यहाँ से इनका आगाज़ होता है। तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट। तो कहा जाता है कि अंदाजे के मुताबिक कि इटली के शहर लुम्बर्डे से इसका आगाज़ हुआ था और वहाँ से लोगों ने पैसे का एक्सचेंज या उसका तबादला शुरू किया और कर्ज़े दिए जाते रहे और वसूल किए जाते भी रहे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, लेकिन पहले हम ज़रा तसव्वुर कायम करें कि एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग जो है इन स्टेप्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो कहा जाता है अर्ली ह्यूमन प्रैक्टिसेस दे वर हैबिचुअल टू डिगिंग अर्थ। दौर कदीम के अंदर इंसान जो है, याद रखिएगा, इंसान अपनी ख्वाहिशात पूरा करते चला आया है। इंसान की ख्वाहिशात दो तरह से हम बयान कर सकते हैं, जानी तहफ़्फ़ुज़ और माल का तहफ़्फ़ुज़। यानी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ इंसान की बुनियादी ख्वाहिशात में से है। जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहाँ इंसान ने बहुत सारे इक़दाम किए, वहीं पर माल को बचाने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए बहुत सारे काम किए। तो कहा जाता है अर्ली प्रैक्टिसेस ये थी कि इंसान जो है ज़मीन खोद कर उसमें अपने असासे दबा दिया करता था। बट रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर, दूसरा पॉइंट ये बताता है कि उसे ये ख़दशा जो था ये भी सताता था कि कहीं खुदा न खास्ता वो इस सरमाए से या इस अंसासों से हाथ न धो बैठे। वजह क्या है? वजह ये सकती है कि रास फाश भी हो सकता है, कुदरती आफात यानी बारिशें, ज़लज़ले, तूफ़ान, सैलाब, ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर हो जाएँ, वक़ू पज़ीर हो जाएँ, तो इन हादसात की वजह से आपका असासा आपसे मिस हो सकता था। तो कहा जाता है फिर अगले मरहले में हम दाखिल होते हैं। फिर इंसानों ने इंसानों ही का इंतखाब किया कि क्यों ना अपनी अमानतें ऐसे लोगों के हवाले की जाएं जो कि रॉबस्ट पर्सनालिटी हों या अच्छे अमानतदार हों, जिनके घर बड़े हों, जिनके पास तिजोरियाँ हों। तो नोबल पर्सनस को तलाश करके उनके यहाँ अपनी अमाउंट रखवाए जाने का तस्वुर कायम हुआ। सो सेटलमेंट ऑफ रिजर्व्स विद द नोबल पर्सनस, द प्रोमिनेंट फिगर वर लाइक गोल्ड स्मिथ, मनी लैंडर्स एंड ट्रेडर्स। तो कहा जाता है उस ज़माने में जो बड़े बड़े ताजिर हुआ करते थे या कर्ज देने वाले लोग हुआ करते थे या सुनार गोल्ड स्मिथ थे, उनसे ये चीज़ रिलेट कर जाती है कि वो किसी भी कैपेसिटी में होकर, चूँकि वो मजबूत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हुआ करती थी सोसाइटी की, लिहाजा उनके पास अपने असासे रखवाए जाने का अमल शुरू हुआ। तो उन्होंने बतौर अमानत इन चीज़ों को अपने पास रखना शुरू किया। तो अब लोगों की अमानतें जब उन लोगों के पास आ गई तो उन्होंने अगला स्टेप क्या लिया कि उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड हायर कर लिए ताकि ये असासे महफूज रखे जा सके। सो डी पॉइंट में देखिए, नोबल मैन वर अपॉइंटेड सेंटिनियल्स और सिक्योरिटी गार्ड्स टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिट्स। लिहाजा लोगों की जमाशुदा रकूमात को महफूज करने के लिए उन्होंने क्या किया, सिक्योरिटी गार्ड हायर कर लिए। तो मेडिसिन अगर आप गौर करें इन चंद लाइनों पर तो आपको बैंकिंग का मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा कि बैंक भी तो यही करता है कि अमानतें हमारी होती हैं और वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाता है और वो सिक्योरिटी पर्सनस को हायर करता है। तो माय स्टूडेंट, अब अगले मरहले में दाखिल होते हैं। देखिएगा कि कहा जाता है कि ये तमाम जो लोग थे जो इसमें एंगेज थे, दे वर ऑल बेसिकली जिविश।
ठीक है। तो ये यहूदी लोग थे और यहूदियों के बारे में ये तस्वुर है कि दे लव मनी, वो पैसे से मोहब्बत करते हैं। तो उन्होंने माय स्टूडेंट एक तस्वुर ये सोचा कि लोग तवील अरसे तक अपना पैसा या अपने असासे हमारे पास जमा तो करवाते हैं लेकिन विड्रॉ नहीं करवाते, तो क्यों ना इस रखे हुए पैसे को, इस आइडल मनी को किसी एक्टिव फॉर्म में तब्दील कर दिया जाए। तो ये अर्ली कॉन्सेप्ट था। तो उन्होंने क्या किया कि जो रखा हुआ पैसा है माय स्टूडेंट, वो तो डिपॉजिट था, अब उसको उन लोगों के हवाले कर दिया गया जो कि नीडी पर्सन थे। सो लोन दिए जाने का तस्वुर जो है वो सामने आ गया। तो डिपॉजिट्स बिकम लोन्स, लोन में तब्दील हो गए। और फिर इन्होंने ये कायम किया तस्वुर कि ठीक है, जिसको लोन दिए जा रहा है उससे कोई ऊपर चार्ज भी वसूल करें, जिनको हम आजकल इंटरेस्ट के नाम से ताबीर करते हैं या समझते हैं। तो फ़र्ज़ करें आपके 100 रुपीज़ डिपॉजिट थे, 100 किसी को हमने लोन दे दिया और उस पर 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले लिए, तो बताएं आने वाली रकम कितनी है? 110। ठीक है, आपके कितने पैसे थे जो महफूज थे? 100, आपके 100 रिटर्न कर दिए, 10 हमें मिल गए, 10 हमारी आमदनी का जरिया हो गए। तो उन लोगों ने इस तरह पैसे को कमाना शुरू किया, पैसे पर पैसा कमाना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर अगले मरहले में होता क्या माय स्टूडेंट, यही इन्हीं लोगों ने जब देखा कि डिपॉजिट तो आस्ता आस्ता लोन में तब्दील होकर ख़त्म होते जा रहे हैं, तो देवर आस्क्ड द पीपल, दोबारा उन लोगों से फिर उन्होंने रुजू किया कि भाई आप पहले हमारे पास असासे रखवाते थे, उसको और कंटिन्यू करें। ठीक है, तो लोगों ने ये बात सामने रखी कि पहले तो आप मना कर दिया करते थे कि जनाब असासे हम कितने रखेंगे, हमारे पर तो बर्डन बढ़ता जा रहा है, तो आपने सिक्योरिटी गार्ड हायर कर लिए। तो जाहिर है ये ताजिर जो थे समझ चुके थे कि इस डिपॉजिट पर ही इनका कारोबार आगे बढ़ेगा, लिहाजा उन्होंने जमा शुदा रकम पर भी कुछ इंटरेस्ट ऑफर करना शुरू कर दिया कि अगर आप भी हमारे पास पैसे रखवाएंगे तो अब हम आपको भी बेनिफिट देंगे। सो इस वजह से लोगों ने अपनी जमा शुदा रकूमात को इन लोगों के हवाले करना शुरू कर दिया। अब सिलसिला ये है कि 100 रुपये आपने जमा कराए और मैंने या उन लोगों ने आपसे कहा कि हम 3 रुपीज़ आपको या 3 रुपये इसके ऊपर हम आपको देंगे जब आप इसको विड्रॉ करेंगे। जब आप विड्रॉ नहीं कर रहे तो हमने वो 100 रुपये किसी और को दिए और 110 उससे वसूल कर लिया। तो अभी भी हमें बेनिफिट है कि आपको हमने कितने देने, 103, और वहाँ से आएंगे 110, तो अब भी 7 रुपीज़ का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो इन लोगों ने वो 7 रुपये कमाकर अपने कारोबार को और स्ट्रॉन्ग कर लिया कि जनाब इसी तरीके से कामयाबी हो सकती है कि जो लोग जमा करा रहे हैं उनको भी खुश किया जाए और जो कर्ज ले रहे हैं उनसे एक्स्ट्रा अमाउंट वापस ली जाए ताकि हमारा बिजनेस जो है वो कंटिन्यू हो सके। तो इन पॉइंट्स में इन्हीं बातों को हाईलाइट किया गया है। तो लिखा है जैसे कि हमने कहा कि नोबल मैन ने क्या किया, सिक्योरिटी गार्ड हायर कर लिए। ई में देखें, यूज ऑफ रिजर्व्स एज लोन टू नीडी पर्सन्स एंड टुक सम चार्ज एज इंटरेस्ट। सो नेक्स्ट, देन डिपॉजिटर वर आल्सो गिवन सम इंटरेस्ट फॉर एनकरेजिंग देयर डिपॉजिट। फिर क्या हुआ कि पैसे जमा कराने वाले लोगों को भी कुछ चीज़ ऑफर की गई कि इंटरेस्ट आपको भी मिलेगा ताकि वो इनकरेज हो सकें और डिपॉजिट्स को बढ़ा सकें। सो द नोबल मैन गॉट देयर प्रॉफिट और इंटरेस्ट फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड द अमाउंट दे वर पेड टू डिपॉजिटर। लिहाजा दी जाने वाली रकम से आने वाली रकम और जो जमा शुदा है उस पर जो पे किया उसका डिफरेंस उन्होंने निकाल के अपनी आमदनी का जरिया बनाया। सो दीज अर्ली प्रैक्टिसेस वर टुक शेप एज अर्ली बैंक्स। लिहाजा इसी तमाम एक्टिविटीज़ ने, इन्हीं तमाम प्रैक्टिसेस ने बैंककारी के मौजूदा शेप को जो है डेवलप करना आस्ता आस्ता शुरू किया। उम्मीद है कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह से माय स्टूडेंट, तो देखिएगा अगर हम बात करें कि हु वर द अर्ली एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न बैंकिंग, मॉडर्न बैंकिंग को यानी जदीद बैंकारी जो इस वक्त हम देख रहे हैं इसको आगे लाने में जो प्रोमिनेंट फिगर्स थे उस ज़माने के वो कौन थे? दे वर गोल्ड स्मिथ, ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स। ये लोग कौन थे? सुनार थे, जिनको हम सराफ भी कहते हैं, ज्वेलर भी कहते हैं, जौहरी भी कहते हैं, जरगर भी कहते हैं। तो ये गोल्ड में लेन देन किया करते थे। ऐसे ही ट्रेडर्स यानी ताजिर जो कि अशिया के लेन देन के हवाले से अपने कमीशन को देखा करते थे और पार्टीज़ के दरमियान बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करवा कर अपना हिस्सा भी दिया करते थे और इसके अलावा प्रॉफिट जनरेट करते थे अशिया की फरोख्त से। मनी लेंडर्स कौन होते हैं? पेशावर सूदखोर, जिनको हिंदी एक्सेंट में मुहाजिन का लफ्ज़ दिया गया कि जो पैसा जो है वो सूद पर देते हैं और एक्स्ट्रा मनी को चार्ज करते हैं।
तो दे वर कॉल्ड एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न बैंकिंग। तो यकीनन आपको समझ में आएगा कि क्या आज का बैंक ये तीनों कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा? यकीनन, बिल्कुल जी हाँ। आज का मॉडर्न बैंक एक ही वक्त में गोल्ड स्मिथ भी है, ट्रेडर भी है और मनी लैंडर भी है। इसी तरह एंसेस्टर्स के बाद हम बात करते हैं बेसिक डेफिनेशंस ऑफ बैंक के हवाले से। तो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 बैंक को डिफाइन करता है। देखें, डेफिनेशन बड़ी आसान है। को एक ऐसा इदारा जो पैसे में लेन देन करे क्या कहलाता है? बैंक कहलाता है। या एक ऐसा इदारा जो लोगों के डिपॉजिट्स को अपने पास रखे और बसूरत कर्ज लोगों को फराहम करे और अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे, ये भी क्या है? बैंक है। सो यू कैन डिफाइन द टर्म बैंक इन मैनी वेज। तो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस क्या कहता है? द एक्सेप्टेंस फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग and investing of deposit of money from the public, repayable on demand or otherwise drawable by check, bank draft और otherwise। तो क्या कह रहा है? लोगों की रकूमात को एक्सेप्ट करना ताकि उन्हें बतौर कर्ज किसी को दिया जा सके, या इन्वेस्टिंग ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, ये पैसा लेकर किसी और जगह इन्वेस्ट करने की कोशिश करना, और रीपेएबल के लिए भी तैयार रहना कि अगर लोग मांगें तो फिर वो कैसे वापस मांगेंगे? तो वो चेक के जरिए विड्रॉ करेंगे, ड्राफ्ट के जरिए करेंगे, राइट। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश फाइनेंस एक्ट EFA 1915 कहता है बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एंगेज इन बैंकिंग बिजनेस एंड परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ बैंकिंग। तो एक ऐसा इदारा जो बैंकारी की तारीफ पर पूरा उतरे और बैंकारी जैसे काम करे, बस वो बैंक कहलाता है। इसी तरह माय स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर किनले, बड़ी मशहूर डेफिनेशन है और बड़ी आसान। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट डील्स इन मनी। बैंक एक ऐसा इदारा है जो पैसे में या रकूमात में डील करे। इट रिसीव्स डिपॉजिट्स, ये डिपॉजिट को कबूल करे, एंड एडवांसेस लोन, और लोन को जारी करे। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रिनॉल्ड, द बैंक इज द फैक्ट्री ऑफ क्रेडिट। प्रोफेसर रिनॉल्ड कहते हैं कि बैंक क्या है? उधार की या ज़र एतबार की क्या है? एक फैक्ट्री है, एक कारखाना है जहाँ क्रेडिट तख्लीक होता है। यानी हम जो पैसे जमा कराते हैं उनका डिपॉजिट है, लेकिन जो आगे बढ़ रहा है वो क्रेडिट है। लिहाजा ये क्रेडिट क्रिएशन का अमल करने वाला इदारा क्या है? बैंक है। According to Professor Crowther, the bank is a financial organization which gets to lend and in this way creates credit money. प्रोफेसर क्राउदर की जो लफ्ज़ हैं वो ये हैं कि बैंक एक मालियाती इदारा है, which gets to lend, जो रकम लेता ही देने के लिए है, and in this way creates credit money, और इस तरह ज़र एतबार की रकम को तख्लीक करता है, यानी वो रकम जो इसने बतौर उधार किसी को या कर्ज किसी को देनी होती है। तो ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, एग्जाम में आ सकती हैं। यू शुड लर्न ऑल ऑफ देम। एज वेल एज थोड़ी सी हम बात करेंगे माय स्टूडेंट, एज फार एज द नॉलेज इज कंसर्न, लफ्ज़ बैंक क्या है। माय स्टूडेंट, लफ्ज़ बैंक को अगर आप डिक्शनरी में देखें तो बैंक का एक मतलब, अगर इंग्लिश का वर्ड है तो उसके मतलब आता है किनारा, यानी झील का किनारा या दरिया का किनारा जो था उसको इंग्लिश में बैंक कहते हैं। लेकिन यकीनन ये बैंक हमारे मतलब को वाजे नहीं करता। तो बैंक का एक और मतलब लिखा होगा इदारा, यानी ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे में डील करे, वो भी बैंक कहलाती है। तो इस लफ्ज़ की एक अपनी क्या है? हिस्ट्री है। तो कहा जाता है माय स्टूडेंट कि ये लफ्ज़ इटालियन लैंग्वेज में सबसे पहले बैंकस और बैंको कहलाया। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, बैंकस और बैंको कहलाया। और जब फ्रांस में बैंकिंग की एक्टिविटीज़ अर्ली ऑन पहुंची तो माय स्टूडेंट इसको बैंक्यू का लफ्ज़ जो है वो दिया गया। एंड एज फार एज द जर्मन्स आर कंसर्न, इन जर्मन लैंग्वेज इसे जो है बैंक या BANC पुकारा गया, जिसका मतलब था जॉइंट स्टॉक कंपनी या जॉइंट स्टॉक फंड, यानी मुश्तरका सरमाया कंपनी का मजमूई सरमाया जो है उसको बैंक कहा गया। तो फिर एक तस्वर ये भी है कि जनाब बैंक्यू, यानी फ्रेंच में बैंक्यू और इटली का बैंकस बैंको, इन तीनों के यकजा हो जाने से एक नया लफ्ज़ बिगड़ के सामने आया, वो था बेंच। ठीक है, बेंच एक अरसे तक बोला और समझा जाता रहा, और ये भी तस्वुर था कि लोग जो हैं वो इटली की गलियों में या लोम्बार्डी के इलाके के अंदर बेंचों में बैठकर ये कारोबार किया करते थे। इसी तरह से ये बेंच और जर्मन में बोला जाने वाला बैंक जब आपस में मिले, दे वर टुक अ शेप द मेन वर्ड बैंक,
यानी क्या हुआ, लफ्ज़ बेंच और वो BANC जर्मनी वाले बोलते थे, जब वो आपस में टकराए हैं तो लैंग्वेज ने एक नया लफ्ज़ तख्लीक किया जो आसान हो गया बैंक। वही लफ्ज़ आज तक बोला और समझा जाता है। तो इटालियन वर्ड में बैंको भी था और लातीनी ज़बान में बैंकस भी बोला गया। ग्रीक वर्ड में जो है यानी यूनानी ज़बान में बैंक्यू भी कहा गया। फ्रेंच वर्ड में भी बैंक्यू इसे कहा जाता रहा और विच मीन बेंच, और इसके मतलब इन्होंने क्या निकाले कि ये बैंक है। जर्मन वर्ड में BANC लिखा हुआ है और BANCK विच मीन ज्वाइंट स्टॉक फंड। तो माय स्टूडेंट ये छोटी सी क्या थी, एक हिस्टोरिकल एंगल था हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड बैंक का। तो ये भी आपके चूँकि सब्जेक्ट का हिस्सा है तो हमें उसके बारे में भी जानना चाहिए और इल्म होना चाहिए। ये देखते हैं दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जो बड़े बड़े बैंक कायम हुए उनकी लिस्ट हमें क्या बताती है। बैंक ऑफ वीनस के बारे में कहा जाता है, इट वाज द फर्स्ट बैंक इन द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग विच वाज एस्टैब्लिश इन 1157। बैंक ऑफ वीनस, ये वीनस याद रखिएगा इटली का एक शहर है। ऐसे ही बैंक ऑफ जेनेवा 1407 में ये बैंक बनता है और जेनेवा भी क्या है, इटली का हिस्सा है, इसका शहर है। फिर बैंकिंग आगे बढ़कर निस्बतन एक मजबूत मुल्क यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड बनता है इंग्लैंड के अंदर, और ये बैंक कायम हुआ 1694 में, जिसमें शाही ख़ानदान यानी रॉयल फैमिली का बड़ा जो है करैक्टर था, बड़ा किरदार था उसके कायम करने के हवाले से। और ये बैंक की इसकी ख़ास खूबी ये है खसूसियत के साथ कि ये आज भी कायम है। फिर हम देखते हैं हमारे स्टूडेंट, ये गलती से लिखा गया बैंक ऑफ अमेरिका होगा, ये इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा अपने रिकॉर्ड में। बैंक ऑफ अमेरिका वॉज एस्टैब्लिश इन 1791, 1791 में बनता है बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ बंगाल जो है, अब आ जाइए एशिया में, तो बंगाल जो था एक बहुत बड़ा सूबा था हमारे स्टूडेंट। सूबा क्या था, हम कह सकते हैं एक सूबा नहीं बल्कि एक मुल्क था। यानी जिस सूबे की आबादी जो है वो 8 साढ़े 8 करोड़ के लगभग हो और मुसलमान और हिंदुओं की बड़ी तादाद वहाँ रहा करती थी, यकीनन एक मुल्क के बराबर था। तो बंगाल चूँकि एक बहुत बड़ा सूबा था हमारे स्टूडेंट, तो 1899 में यहाँ पर क्या हुआ, बैंक कायम हुआ बैंक ऑफ बंगाल के नाम से, और ये दौर ब्रिटिश गवर्नमेंट का हुक्मरानी का दौर है। फिर हिंदुओं के इस पूरे मुल्क में चूँकि मुसलमान भी आबाद थे, दीगर कौमें भी थी, लेकिन रूल कौन कर रहे थे, हुक्मरानी किसके पास थी, बरतानवी हुकूमत यानी ब्रिटिशर्स के पास। सो दे वर एस्टैब्लिश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का मरकज़ी बैंक जो था वो 1935 में कायम हुआ। और फिर मुसलमानों की हिस्ट्री जो बताती है कि हमारी जानिब से पहला बैंक जो है 1941 में मुंबई में, जिसको उस ज़माने में बम्बई कहा जाता था, हबीब बैंक लिमिटेड कायम हुआ। और उसके बाद पाकिस्तान 47 में कायम हो जाता है, और जब पाकिस्तान कायम हुआ तो हमारे पास कोई बैंक सेंट्रल की हैसियत से ही था जो कि करेंसी नोट जारी करता या क्रेडिट पर काबू पाने के इकदाम करता या हमारी इकॉनमी को बूस्टअप करता। तो पाकिस्तान का मरकज़ी बैंक जो है वो अपने क़याम के अगले साल यानी 1948 की 1 जुलाई को कायम हुआ, जिसका नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो एक बात और ज़हन में रखिएगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहले गवर्नर जो थे खुद कायदे आज़म थे, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इनॉग्रेशन यानी इफ्तिताह यानी इसकी शुरुआत या बिगिनिंग जो है वो कायदे आज़म के ही हाथों से हुई। तो ये चीज़ें तारीख के हवाले से इनके ईयर्स और बैंक के नेम जो है आपने याद रखने हैं हमारे स्टूडेंट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। और ये आपके लिए मैसेज है, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। ठीक है, हमेशा अपने आप को मजबूत और तंदुरुस्त व तवाना रखिए ताकि मुख्तलिफ हालात का मुकाबला कर सकें। मुश्किलात कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन जो मुश्किल पसंद लोग होते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ को समझते हैं, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी बनाने वाले जो होते हैं, वही कामयाबी और कामरानी को समेटते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। SSIT के प्लेटफॉर्म की जानिब से अल्लाह हाफिज़ व नासिर।